मेरे पास यहाँ वैद्युत अपघटनी सेल है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो यहाँ एक पावर सोर्स है, मान लेते हैं कि एक बैटरी है, और हमारे पास दो प्लेट हैं जो किसी वैद्युत अपघटनी विलयन में डूबी हैं। और मान लीजिए कि इन दो प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल एल है। इसमें से प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए है। और हम जानते हैं कि यहाँ सर्किट पूर्ण है, इसलिए यदि हम इस ऋणात्मक टर्मिनल से निकलने वाले कुछ इलेक्ट्रॉनों के बारे में सोचें तो हम जानते हैं कि वे वापस आ रहे हैं और सर्किट को पूरा कर रहे हैं। तो फिर विलयन में चालन कैसे हो रहा है और हम इसका वर्णन कैसे कर सकते हैं? तो हमने कुछ ऐसा ही देखा है। जब हमने पहले प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को देखा था तो हमने कुछ ऐसा ही देखा था। तो चलिए वापस उसी विचार पर चलते हैं। अतः यदि हमारे पास यह धातु का तार है जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है और इसकी लंबाई स्मॉल एल है, हम जानते हैं कि इस स्थिति में प्रतिरोध कैपिटल आर को रो गुणे एल बटे ए से परिभाषित किया गया है, जहां पर कैपिटल आर प्रतिरोध है तथा रो प्रतिरोधकता है। तो यदि मैं इसे पुनर्व्यवस्थित करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 बटे आर बराबर 1 बटे रो गुणे ए बटे एल। यहां पर बस हमने दोनों पक्षों में व्युत्क्रम ले लिया है। आर का व्युत्क्रम 1 बटे आर बाईं तरफ, ये बराबर होगा रो का व्युत्क्रम 1 बटे रो और एल बटे ए का व्युत्क्रम हो जाएगा ए बटे एल। तो 1 बटे आर बराबर 1 बटे रो गुणे ए बटे एल। चूंकि आर मेरा प्रतिरोध था और मैं 1 बटे आर को कैपिटल जी लिख सकता हूं जो कि चालकत्व यानी कि कंडक्टेंस है। इसी तरह रो प्रतिरोधकता था, तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम 1 बटे रो, इसको मैं चालकता यानी कि कंडक्टिविटी लिख सकता हूं। और हम इसे कप्पा के द्वारा निरूपित करते हैं, तो हम चालकत्व कैपिटल जी को लिख सकते हैं कैपिटल जी बराबर कप्पा गुणे ए बटे एल। अब इस तार के लिए कैपिटल ए तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल था, क्रॉस सेक्शन एरिया था, और स्मॉल एल ये तार की लंबाई थी। लेकिन इस वैद्युत अपघटनी सेल के लिए क्षेत्रफल तथा लंबाई क्या होगी? तो आप शायद अनुमान लगा सकते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्या होंगे। तो यहाँ पे लंबाई एल इन दो प्लेटों के बीच की दूरी होगी और क्षेत्रफल कैपिटल ए इन दो प्लेटों का विलयन में उभयनिष्ठ क्षेत्रफल होगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कैपिटल ए उभयनिष्ठ क्षेत्रफल या प्रभावी क्षेत्रफल है। इसलिए यदि मैं इस प्लेट को ऊपर की तरफ खींचूं और इस तरह से खींचूं कि इसका केवल आधा हिस्सा विलयन में डूबा हो, तो प्रभावी क्षेत्रफल अब ए बटे 2 हो जाएगा। और अगर मैं इस प्लेट को इस प्रकार से बाहर खींच रहा हूं ताकि यह पूरी तरह से विलयन से बाहर हो जाए, तो सर्किट टूट जाता है और हमारे पास कोई चालन नहीं होता है। तो यहाँ ए इन दोनों प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल है और सरलता के लिए यहाँ मैंने दोनों का क्षेत्रफल बराबर लिया है, इसलिए मुझे पता है कि उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ए है। अब अगर हम इस समीकरण में पदों की इकाइयों को देखें तो जो कैपिटल जी है जो कि चालकत्व है, ये 1 बटे आर के बराबर है। और हम जानते हैं कि कैपिटल आर ये प्रतिरोध है और प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, मतलब प्रतिरोध की इकाई ओम है, इसलिए जी की इकाई ये ओम इनवर्स होगी। और इसी तरह यदि हम प्रतिरोधकता को देखें तो यहाँ पे एल मीटर में है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है, तो एल बटे ए इसकी इकाई आ जाएगी 1 बटे मीटर। तो यहाँ से प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी ओम मीटर। इसलिए चालकता जिसको हमने कप्पा से लिखा है जो कि प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है, इसकी इकाई ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगी। और एसआई इकाई में, एसआई यूनिट में ओम के व्युत्क्रम को सीमेंस कहा जाता है, जिसे हम कैपिटल एस से निरूपित करते हैं। अतः हम चालकत्व की इकाई को सीमेंस तथा चालकता की इकाई को सीमेंस मीटर इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि सीमेंस प्रति मीटर के रूप में लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप अलग अलग प्रकार के विलयनों का चालकत्व ज्ञात करना चाहते हैं, तो हम समान सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बस विलयन को बाहर निकाल के दूसरे विलयन का इस्तेमाल करते रहेंगे। तो उस स्थिति में लंबाई एल और क्षेत्रफल ए ये तो समान ही रहेगा, क्योंकि हम समान सेल प्रयोग में ले रहे हैं। कभी कभी हमें प्रश्नों में एल और ए का अनुपात दिया रहता है, यानी कि एल बटे ए दिया रहता है, और ये एल बटे ए सेल स्थिरांक के रूप में दिया जाता है, जिसे हम जी स्टार कहते हैं, यानी कि हम सेल स्थिरांक को जी स्टार से दर्शाते हैं। तो यदि आप एक ही सेल का उपयोग कर रहे हैं तो इन प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल ये तो समान रहने वाले हैं। तो उस विशेष सेल के लिए सेल स्थिरांक को एल बटे ए के रूप में परिभाषित किया जाएगा। इसलिए इस समीकरण को हम पुनः जी गुणे जी स्टार बराबर कप्पा के रूप में लिख सकते हैं, जहां जी चालकत्व है जिसकी इकाई सीमेंस है और जी स्टार या कहें सेल स्थिरांक इसकी इकाई 1 बटे मीटर है।
क्योंकि L बटे A की इकाई 1/मीटर होगी तो इसे हम मीटर इनवर्स लिखेंगे। तो यहाँ से चालकता यानी कि कप्पा की इकाई आ गई सीमेंस प्रति मीटर, जो कि यहाँ पे भी थी, आप देख सकते हैं। जब हमने शुरुआत करी थी तो हम इस वैद्युत अपघटनी विलयन में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को बेहतर ढंग से समझना चाहते थे, और ऐसा करने के लिए हमने धातु के तार में चालन से जानकारी प्राप्त की थी और उसका उपयोग किया। हमने कुछ समानताएं देखी और बहुत ही समान विचार के आधार पर हम इन समीकरणों पर पहुंचे। लेकिन अगर इस मामले में हम तार पर वापस जाएं तो हम प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बीच संबंध लिखते हैं, और प्रतिरोधकता पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। तो मान लीजिए मेरे पास कॉपर का एक तार है और मुझे पता है कि कॉपर तार की प्रतिरोधकता का कुछ मान है, और कॉपर के बजाय मान लीजिए मैं चांदी के तार या फिर कहें सोने के तार का उपयोग करना चाहता हूं, तो मैं प्रतिरोधकता के इन मानों की तुलना करके पता लगा सकता हूं कि कौन सा बेहतर चालक होगा। लेकिन ये सब कुछ धातु के तार के लिए था। लेकिन वैद्युत सेल के लिए यदि हम समीकरण के इस रूप का प्रयोग करते हैं और हम जानते हैं कि L बटे A या सेल स्थिरांक का एक निश्चित मान है, और हम इस कप्पा यानी कि चालकता का उपयोग उसी तरह से यह समझने के लिए करते हैं कि जब हम विलयन बदलते हैं तो चालकता कैसे बदलता है। यहाँ पर मुख्य शब्द विलयन है, क्योंकि ठोस धातु के तार के मामले के विपरीत यदि आप विलयनों की तुलना कर रहे हैं तो हमें इस बारे में सोचना होगा कि हम विलायक की कितनी मात्रा में विलेय की कितनी मात्रा मिला रहे हैं। इसलिए हमें शायद सांद्रता के पदों में सोचना होगा। तो आइए देखते हैं कि हम यह कैसे कर सकते हैं। तो हमने पहले चालकता को परिभाषित करने के इस तरीके को देखा है। अब मान लीजिए कि हम किसी तरह से इसका मानकीकरण करना चाहते हैं। तो यहाँ विचार ये है कि यदि आप इस सेल स्थिरांक G स्टार को देखें तो ये L बटे A के बराबर था, जहाँ L प्लेटों के बीच की दूरी है, तो यहाँ पर L प्लेटों के बीच की दूरी है, और कैपिटल A इन दोनों प्लेटों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल था। तो क्या होगा यदि मैं इस उभयनिष्ठ क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर लूं, और इस लंबाई को यानी कि प्लेटों के बीच की दूरी को ये मैं 1 सेंटीमीटर के बराबर लूं इसे। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर मैं ये घन बनाऊं, क्यूब बनाऊं, तो यहाँ पर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रहे हैं और ये लंबाई 1 सेंटीमीटर है। तो इस घन का जो आयतन होगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और इसे 1 सीसी भी लिखा जा सकता है, या फिर इसे हम 1 ml के बराबर भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं प्लेटों का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लूं तथा उन्हें मैं 1 सेंटीमीटर दूर रखूं, तो इसके अंदर जो जगह बन रही है उसका जो आयतन है वो प्रभावी रूप से 1 ml के बराबर होगा। लेकिन यहाँ समस्या ये है कि जब मैं इस इकाई आयतन की चालकता की बात करता हूँ तो मैं कहीं भी आयनों को शामिल नहीं कर रहा हूँ। इसलिए धातु के तार के मामले के विपरीत यहाँ आयन है जो वास्तव में आवेश स्थानांतरण में भाग लेते हैं। और यहाँ पे आयन कहाँ से आ रहे हैं? आयन इस बात से निर्धारित होते हैं कि आपने इस विलयन को प्राप्त करने के लिए विलायक में कितना विलेय डाला है, और इसलिए चालकता के इस मान को प्रति मोल के पदों में पुनः सोचना काफी उपयोगी होगा। तो चलिए एक नए पद को परिभाषित करते हैं जिसे हम मोलर चालकता कहते हैं। तो मोलर चालकता, इसको हम लैम्डा m से लिखते हैं। ये होगा कप्पा बटे C। हम मोलर चालकता को कप्पा बटे C से परिभाषित करते हैं, जहां पे ये तो कप्पा है और C ये मोलर सांद्रता है या फिर कहें मोलरता है। अब अगर ये प्रतीक चिन्ह आपको नया लग रहा हो तो मैं आपको बता दूं, ये अपर केस लैम्डा है। आपने स्मॉल केस लैम्डा को इस तरह से लिखा हुआ देखा होगा, तो ये स्मॉल केस लैम्डा है और ये अपर केस लैम्डा है, और अपर केस लैम्डा से ही हम मोलर चालकता को परिभाषित कर रहे हैं। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि हमें इस मोलर चालकता को क्यों परिभाषित करना है, क्या हम यहाँ से सीधे कप्पा के इस मान का उपयोग नहीं कर सकते हैं? लेकिन बात यह है कि विलयनों के लिए इस कप्पा को देखने में एक समस्या है, और समस्या ये है कि अगर हम इस इकाई आयतन को देखें तो यह विलयन का इकाई आयतन है। तो जब आप किसी विलयन की बात करते हैं तो आपके पास विलायक की कुछ निश्चित मात्रा और कुछ विलेय की मात्रा होगी, और जो विलेय की मात्रा है यही विलयन में आयन की मात्रा को निर्धारित करती है, और इसलिए आवेशों के स्थानांतरण को भी निर्धारित करती है, और इसी वजह से चालकता को भी। इसलिए चालकता इस बात पर निर्भर करती है कि विलयन में कितने आयन उपस्थित हैं। इसलिए हम यहाँ मोलरता का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम मोलर चालकता की इकाई को देखें तो चूंकि कप्पा की एसआई इकाई, एसआई यूनिट, ये सीमेन प्रति मीटर है, तथा मोलरता की इकाई जो है ये मोल प्रति मीटर क्यूब है। तो अगर हम यहाँ पर स्मॉल m इनवर्स को काट दें तो हमें क्या मिलेगा? नीचे मिलेगा m की पावर -2,
m की घात -2, और m की घात -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो मोलर चालकता की जो इकाई हो जाएगी ये हो जाएगी सीमेन प्रति मोल मीटर स्क्वायर। लेकिन आमतौर पर कप्पा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर में दिया जाता है तथा सांद्रता मोल प्रति लीटर में दी जाती है। इसलिए आइए इन इकाइयों को यहाँ इस तरह से समायोजित करें ताकि यदि हमें सांद्रता मोल प्रति लीटर में और कप्पा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर में दी जाए तो हम उन्हें सीधे यहाँ रख सकें, न कि हम इन इकाइयों को समायोजित करने की चिंता करें, एडजस्ट करने की चिंता करें। तो यहाँ पर हम अपने तरीके से पीछे की ओर काम कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml है, तो यहाँ पर मैं सेंटीमीटर को 10 की घात -2 मीटर लिख सकता हूँ। तो इसलिए ये हो जाएगा 1 गुणे ब्रैकेट के अंदर आएगा 10 की घात -2 मीटर और फिर इस पूरे पे क्यूब लगा होगा। और फिर मैं ml को 10 की घात -3 लीटर लिख सकता हूँ। तो इधर दाएं पक्ष में आ जाएगा 1 गुणे 10 की घात -3 लीटर। तो बाएं पक्ष में क्या हो जाएगा, -2 का गुणा 3 से -6, तो ये हो गया 10 की घात -6 मीटर क्यूब बराबर 10 की घात -3 लीटर। अब 10 की घात -3 से दोनों पक्षों में भाग दे दिया, तो जब हम भाग देंगे तो इधर बाएं पक्ष में 10 की घात -6 बटे 10 की घात -3 होगा। तो दोनों को हल करने पे मिलेगा 10 की घात -3। तो बाएं पक्ष में आ गया 10 की घात -3 मीटर क्यूब, और इधर तो आ जाएगा 1 लीटर, क्योंकि 10 की घात -3 से 10 की घात -3 कट जाएगा। तो 10 की घात -3 मीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। अब मैं दोनों पक्षों का व्युत्क्रम ले लेता हूँ। तो जब मैं बाएं पक्ष का व्युत्क्रम लूंगा तो यहाँ 10 की घात +3 हो जाएगा, तो 10 की घात +3 और मीटर की घात -3 हो जाएगा, और दाएं पक्ष में लीटर की घात -1 हो जाएगा। तो ये हो गया 10 की घात 3 प्रति मीटर क्यूब बराबर प्रति लीटर। अब हमें दाएं पक्ष में मोल प्रति लीटर चाहिए, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 10 की घात 3 मोल प्रति मीटर क्यूब बराबर मोल प्रति लीटर। अब अगर मैं 10 की घात 3 को दाएं पक्ष में ले जाऊं तो ये 10 की घात 3 जब दाएं पक्ष में जाएगा तो 10 की घात -3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल प्रति मीटर क्यूब बराबर 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। अब बात यह है कि हमने ये सभी इकाई रूपांतरण अभ्यास क्यों किया। हमने इसलिए किया ताकि हम ये मोल प्रति मीटर क्यूब को यहाँ रख सकें और सीजीएस इकाई में मोलर चालकता प्राप्त कर सकें। इसलिए अगर हम ऐसा करते हैं तो हम मोलर चालकता लैम्डा m को लिख सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा कप्पा, जो कि होगा सीमेंस प्रति सेंटीमीटर में, और बटे में होगा मोलर चालकता। और मोलर चालकता को चूंकि हमने मोल प्रति लीटर में लिखा है, इसलिए यहाँ पर C में 10 की घात -3 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 मोल प्रति मीटर क्यूब बराबर 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर है। इसलिए यहाँ पे हर में क्या आ जाएगा, 10 की घात -3 गुणे C, और C किस में हम रख रहे हैं, मोल प्रति लीटर में रख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर हम 10 की घात -3 को अंश में ले जा सकते हैं, तो यदि हम इसे हर से अंश में ले जाएं तो ये 10 की घात +3 हो जाएगा, और 10 की घात +3 तो 1000 के बराबर है, तो यहाँ पर 1000 आ जाएगा। अब यदि किसी भी आंकिक प्रश्न में कप्पा का मान सीमेंस प्रति सेंटीमीटर में दिया है और मोलरता मोल प्रति लीटर में दी है, तो आप मोलर चालकता इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मोलर चालकता आएगी इसकी इकाई हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल।